नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पे थे, जहां उन्होंने राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी। तो उनके इस दौरे में विरासत का दर्शन भी साफ तौर पे नजर आया। पीएम मोदी ने दौरे में क्या रहा खास, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे बिहार की चुनावी सियासत पर। बिहार में एनडीए की ओर से चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है, जिसको लेकर सहयोगी दलों के बीच में असहयोग बढ़ने की खबरें भी लगातार महागठबंधन के खेमे से सामने आ रही है। होगी बात अमेरिकी राष्ट्रपति के रूसी तेल खरीद के बयान पर भारत के साफ और स्पष्ट जवाब की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा, मंदिर में किए दर्शन पूजन। कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। कहा पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही। बिहार के चुनावी संग्राम में नामांकन का जोर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेजेडी के तेज प्रताप समेत तमाम लोगों ने भरा पर्चा। पहले चरण के नामांकन में केवल एक दिन बाकी, लेकिन महागठबंधन में अब भी नहीं हो सका सीटों का बंटवारा। वीआईपी के मुकेश सहनी नाराज। जोर पकड़ने लगा बिहार में प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने की रैलियां। महागठबंधन पर बोला हमला। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पिछले 2 दिनों में 258 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सराहना। कहा कभी नक्सल का गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त। रूस से तेल खरीद के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का रुख सख्त। कहा राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने कहा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बारे में बातचीत की कोई जानकारी नहीं। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी के दौरे में विरासत और विकास दोनों पर फोकस नजर आया। पीएम मोदी ने दौरे की शुरुआत श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना से की। तो आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास सौगातें भी दी। पीएम मोदी ने शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया। तो आंध्र प्रदेश में बनने वाले गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब को लेकर भी राज्य के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो उनके साथ राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के पाठ में आता है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ और द्वितीय भगवान मल्लिकार्जुन का नाम एक साथ आता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम के आशीर्वाद से आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने एक और जहां विरासत से साक्षात्कार किया, तो वहीं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों से
जुड़ी हैं। आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। आज क्लीन एनर्जी से लेकर देश के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन तक भारत हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के मामले में आंध्र प्रदेश और इसके युवा हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहा है। गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बल पर राज्य अभूतपूर्व विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक वास्तव में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। और बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आने वाली 6 नवंबर को होगा, जिसके लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। आज भी एनडीए के घोषित उम्मीदवारों ने गाजे बाजे के साथ अपने अपने नामांकन किए। बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गजों ने आज अपना अपना पर्चा भरा, जिसके नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उधर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भले ही सीटों का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन सहयोगी दलों के कई प्रत्याशी अपना अपना पर्चा भर रहे हैं। इस बीच बिहार के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बिहार में नामांकन का जोर, सड़कों पर समर्थकों का शोर, हर कोई कर जीत का गुणाभाग, जनता का क्या होगा राग। बिहार के सियासी संग्राम में दोनों गठबंधन भले ही अब तक सीट बंटवारे और सीटों पर फैसला न ले पाए हों, लेकिन इन सब के बीच नामांकन का काम तेज हो गया है। तमाम दिग्गज नेता अपने अपने पर्चे भरने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। सम्राट चौधरी ने नामांकन से पहले रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद वो भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए निकले। सम्राट चौधरी ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद के साथ हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाएगी। भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने बांकीपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले नबीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद एक साथ जाकर नामांकन किया। पिताजी के आशीर्वाद लिया है, जिनकी कर्मभूमि में इतना दिन काम किए हैं, उन्हीं के कर्मभूमि से फिर से आशीर्वाद उनका लेकर फिर से बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प लिया। नवीन किशोर सिंह जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी भारी मतों से बांकीपुर विधानसभा से जीतेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना के दानापुर से अपना पर्चा भरा। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। रामकृपाल यादव के खिलाफ आरजेडी ने एक बार फिर बाहुबली रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है। रामकृपाल यादव ने भरोसा जताया कि दानापुर के लोग फिर से उनका समर्थन करेंगे। दानापुर की जनता हमेशा हमको साथ दी है, हमारे पार्टी को साथ दी है, हमारे नेतृत्व को साथ दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। वहीं छातापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नीरज बबलू ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोमरार सीट से बीजेपी के संजय गुप्ता ने पर्चा भरा। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। महागठबंधन बहुत मजबूत है। आप ये देख लें कि उनके पास कोई एनडीए का जो गठबंधन है उनको लड़ने के लिए लोग आदमी नहीं मिल रहे हैं। उधर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो माता पिता के आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके साथ भी माता पिता का आशीर्वाद है और इसलिए उनके सामने विपक्षी दल का कौन सा उम्मीदवार है और क्या चुनौती है ये मायने नहीं रखता। कि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। इससे पहले बुधवार को तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहन मीसा भारती मौजूद थीं। पटना से कुमार आलोक और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर महागठबंधन में सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी सहित तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी लंबी लंबी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आपसी सहमति या कहा जाए एक सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। इधर एनडीए के नेताओं ने नामांकन और रैलियों की भी शुरुआत कर दी है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का बिहार में एक नया दौर देखने को मिल रहा है। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए कल आखिरी दिन है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी सहित एनडीए के सहयोगी दलों ने जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से लेकर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानापुर और सहरसा में चुनावी रैलियां की तो महागठबंधन को निशाने पर लिया। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी बिहार के अलग अलग इलाकों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे सर फुटअव्वल पर सवाल खड़े किए। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के एक बार फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जेडीयू ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। उसके बाद जेडीयू के सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी 101 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन में टिकट बेचने का आरोप लगाया है, तो महागठबंधन के नेता जल्द ही सीट बंटवारे की बात कह रहे हैं। कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। निश्चिंत रहिए, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है और महागठबंधन के 243 सीटों पर उम्मीदवार होंगे। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है। कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी
का इस तरह का अगर अपमान करेगी तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने नामांकन दाखिल कर दिया, तो यह बताता है कि मां पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई तो कई कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। तो इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। जो 30 साल से हम लोग काम किए हैं, वहाँ पैसा लेकर के जब कृष्णा बल्लावारू को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर योजना बना करके जमीनी तौर पर टिकट नहीं दिया गया है। घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे विभिन्न हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह से कल किया गया था वो अशोभनीय है और उसी को रोकने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों से भी अपील है कि डिसिप्लिन में रहें और नियमों का पालन करें। बिहार में सियासी घमासान के बीच एनडीए ने सीट बंटवारे, टिकट वितरण और चुनाव प्रचार के मोर्चे पर फिलहाल महागठबंधन पर बढ़त बना ली है। उधर महागठबंधन में मचे घमासान के बीच दलों के आपसी सहयोगी को लेकर खबरें भी सुर्खियां बन रही हैं और सीट बंटवारे पर हो रही देरी बिहार की जनता के मन में भी सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बीच एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने सभी 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन महागठबंधन से इस प्रकार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। बिहार की सियासत में हम करेंगे चर्चा, इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष महागठबंधन दोस्ती को तैयार, सीटों पर तकरार, क्योंकि दोस्ती तो इंटैक्ट है लेकिन सीटों पर तकरार लगातार बनी हुई है महागठबंधन के अंदर। और इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा राजकुमार रंजन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत यही, क्योंकि हम लोग कई दिनों से बात करते हुए आज फिर मैं वही पूछ रहा हूं कि भाई महागठबंधन में ऐलान क्यों नहीं हो रहा सीट शेयरिंग का? आप तो अभी कल परसों भी हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने कहा था बस कुछ घंटों की बात है, हो जाना चाहिए। कहां पेच फंसा हुआ है सर? आयेंद्र जी, बस अब कुछ घंटों की बात है। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं सर। कुछ दिनों की बात है जी। मैं तो कह रहा हूँ कुछ घंटे की बात है। आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह समाचार मिल जाएगा। सर कल आखिरी तारीख है सर नामांकन की, आज का तो दिन गया सर, कल के जो 4-5 घंटे बस वही है। नामांकन हो रहे हैं, कल का समय है और ये तो सहज प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य में पार्टियों की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने अस्मिता होती है, अपने पहचान होती है, खासकर उन गठबंधन में जो गठबंधन सत्ता में आने जा रहा है, सत्ता के करीब जो गठबंधन है, तो उसमें पार्टियों के जो गठबंधन होते हैं वो आशा आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। मुकेश सहनी जी बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं सर, लगातार दबाव बनाए हुए हैं आप लोगों के ऊपर। मुकेश सहनी जी क्या? मुकेश सहनी जी बड़ा नाराज बताए जा रहे हैं, बड़ा दबाव बना रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं 12 बजे, फिर 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे की बात थी, अभी हो सकता है कि उनका कोई नया टाइम आए। वो लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है। देखिए, बात कुछ जगह पर कुछ बातें चल रही है, कुछ अड़चने हैं, वो मुश्किल समय नहीं है, वह दूर हो जाएगा। सर यही अड़चन तो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार इसी विषय पे बात कर रहे हैं कि वो अड़चन क्या है। मतलब क्या सीटों की संख्या पे अड़चन है, या जिस सीट पे 2 दलों की दावेदारी है वो एक मेन मामला फंसा हुआ है? कहां पे अड़चन है? आयेंद्र जी, देखिए, थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना होगा। अरे सर बहुत धैर्य रखे हुए, प्रक्रिया का हिस्सा है जी। ये सारी चीज आपके साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पार्टी के कुछ अंदरूनी मामले होते हैं जी, वो आपके पास सामने आ जाएगा। लेकिन सर बढ़त ले ली आपके विरोधियों ने इस मामले में, तो बढ़त ले रही, अब तो वो रैलियां करने लगे हैं। आप लोग भी सीट शेयरिंग पे फंसे हैं, तो समस्या ये है ना, परसेप्शन बन रहा है कि साहब आप अभी बहुत पीछे रह गए, वो परसेप्शन भी है, आपके विरोधी बढ़त ले रहे हैं। आयेंद्र जी, परसेप्शन तो यह बन रहा है कि एनडीए अपने पार्टियों में सीटों का बंटवारा कर लिया, घोषणाएं हो गई, कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी सोनबरसा से एक टिकट जो चिराग पासवान के खाते में चला गया था, नीतीश जी ने उसका सिंबल बांट दिए। भागलपुर का एमपी है, वो इस्तीफा देने के लिए डिमांड कर दिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को जहां मिला गया में टिकट, मांझी जी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नाराजगी तो नहीं आ रही ना बाहर, मतलब जिसके सबने अपने अपने दे दिए हैं। मनीष पांडे जी वो ये कह रहे हैं कि साहब भले ही आप लोगों का सीट बंटवारा हो गया है, सीट शेयरिंग हो गई है, प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए हैं मनीष जी, लेकिन फिर भी अंदर खाने अभी बहुत सी
कहा जाए ना, दबी हुई एक कसमसाहट सी रह गई है तमाम सहयोगी दलों में आपके ऊपर। मनीष जी। अबे राजन जी ने एक अच्छी बात कही, उनकी बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में हर पार्टी की अपनी पहचान होती है और यही असलियत भी है। मैंने इसलिए उसको नोट किया, उनके इन शब्दों को। ये लोकतंत्र में हर पार्टियों की अपनी अपनी पहचान है और हर पार्टियों के अपने अपने लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिससे उसकी पहचान होती है। और राष्ट्रीय जनता दल और ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी पहचान क्या है वो देशवासियों में लोकसभा के चुनाव में नहीं देखा क्या? किस प्रकार से नीतीश जी जिन्होंने शुरुआत की थी, उनको बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से वापस आना पड़ा। और किस बात की लड़ाई थी? आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग यही कर रहे थे। लालू जी टिकट दे रहे थे, राजद के लोग जाके नॉमिनेशन कर रहे थे और कांग्रेस कर रही थी बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो। आज फिर विधानसभा में अब ये कह रहे, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कल ही लास्ट डेट है, हमारे घर का मामला हम निपटा लेंगे, मतलब परसेप्शन में मत पड़िए, वो कह रहे घर का मामला निपटा लेंगे वो। जी बिल्कुल। अब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बेचारे वीआईपी की वीआईपी जो है वीवीआईपी हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जूतम पैजार चले। कांग्रेस की जो है वह एंट्री ही पटना में आते आते तक कैसे वो WWF का वो ग्राउंड हो बन गया, वहां पर जूतम पैजार चलने लगे। और जूतम पैजार में अभी ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सीनियर नेता है नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो भाई शुभकामनाएं दूंगा डॉक्टर साहब को, राजन जी को, राजद के प्रवक्ता और पूरे इंडी गठबंधन को कि बस इसी प्रकार से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें जिससे आपकी पहचान है। बिहार वासियों ने, पूरे देशवासियों ने आपका चेहरा तो देख ही रखा है। तो उनकी आपसी लड़ाई एक तरीके से आपको बढ़त देगी, आप इस लिहाज से उनके लिए वो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो उनका गफलत बनी रहे आपस में। मैं यहाँ बिल्कुल मैं शुभकामना दे रहा हूं कि आप इसी स्टैंड पर जमे रहें जी। एनडीए को तो उसका लाभ है ही, पर प्लस हाँ एकदम बिल्कुल मेरी पूरी शुभकामना है डॉक्टर साहब, आप इसी तरह जूतम पैजार करते रहे। राजकुमार जी, मैं आता हूं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, क्योंकि मौजूदा वक्त में, राजकुमार जी मैं आता हूं आपके पास, आता हूं राजकुमार जी, आता हूं प्लीज। आनंद विजय जी, सवाल यही है कि कल आखिरी दिन है नामांकन का, पहले चरण का, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। इस बीच में नामांकन किए जा रहे हैं, चोरी छुपे एक तरीके से पार्टी सिंबल भी दिए जा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि साहब आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, और परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए बढ़त लेता दिखाई पड़ रहा है। आनंद जी। आनंद जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आर्यन जी, मुझे लगता है कि बिहार में अभी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति चल रही है। कुछ लोग बिहार में टिकटों के ठेकेदार बन गए हैं, उन ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने जो बयाना ले लिया था कि आपको टिकट दिलवाएंगे, उनको परेशानी हो रही है, मठाधीशों को दिक्कत हो रही है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी ऐसी खबर बिहार से आ रही है कि 24 लोगों को पार्टी सिंबल दे दिया गया है। परसा से तेज प्रताप यादव जी की जो साली लगेंगी रिश्तेदारी में, उनको भी सिंबल दे दिया गया है। वो तो चुनाव अधिकारी जिन पर श्रीमान राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे थे, तो चुनाव के जो कोऑर्डिनेटर है उनकी पत्नी है। तो इस तरह से बहुत सारे टिकट बट गए हैं। विवाद मुझे लगता है एनडीए में भी था कि महुआ की सीट जैसे एलजेपीआर को दे दिया गया तो कुशवाहा जी नाराज हो गए थे और बैठक बुला ली थी, लेकिन वहां एक मैकेनिज्म है। अमित शाह ने तुरंत नित्यानंद राय को लगाया, नित्यानंद राय उनको लेके दिल्ली गए और सारा मामला सेटल हो गया। ऐसा कोई मैकेनिज्म मुझे अभी महागठबंधन में दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश जी कह रहे हैं कि 60 सीटों पर हम तैयार हैं। बताइए, 70 से 60 आ गए। अब आरजेडी का भी अपना पक्ष है भाई कि आपका स्ट्राइक रेट 70 से 19 का था पिछले बार, तो इस बार आपको क्यों 70 दें? पिछली बार आपने तेजस्वी जी को, अगर वो कम सीट लड़े होते तो हो सकता है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते। ये बहुत सारे पेच अभी महागठबंधन जी। आनंद जी, लेकिन आनंद जी, सवाल ये भी है, आनंद जी, सवाल ये भी है कि जो मौजूदा स्थिति इस वक्त महागठबंधन में है, क्या इसको एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया या उसका मूल भाव के तहत देखा जाए, या ये अपने आप में कल आखिरी दिन से पहले इस प्रकार की स्थिति को थोड़ा सा राजनीतिक गलियारे में एक तरीके से अपने आप में ऐसी स्थिति के तौर पर देखा जाए जो पहले सामान्य तौर पर नहीं देखने को मिलती है?
आर्येंद्र जी, ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता की निशानी है। अगर लालू यादव जी कंट्रोल में रहते तो ये अपरिपक्वता नहीं दिखाई जाती। आप बताइए, अगर श्रीमान राहुल गांधी कल रात को फोन कर सकते थे लालू यादव जी को, तो पिछले 12 दिनों से वो कोलंबिया में थे, तब तक तो बिहार उनका नहीं था। कोलंबिया से लौट के आए, वो फिर शिमला चले गए। तो बिहार उनकी प्राथमिकता पे है या नहीं है, ये तो स्पष्ट होना शेष है, क्योंकि उनको जितने दिनों देने थे 16 दिनों उनकी यात्रा वो बिहार में कर लिए। अब अलवारू और राजेश राम जी के भरोसे छोड़ा हुआ उन्होंने। तो अब जो लालू यादव जी का पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उसके सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे? लालू यादव जी ने जो कह दिया होगा सो कह दिया होगा। अब उसको जो अपरिपक्व राजनेता जो बिहार के चुनाव में सबसे बड़े दल को देख रहे हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक है वहां। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परसेप्शन बीजेपी और जेडीयू वाले जो गठबंधन है उसमें आगे बढ़ गई है। ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार जी, सवाल यही है कि आज हमने देखा बिहार में नामांकन के साथ साथ एनडीए की ओर से धुआंधार चुनावी रैलियां भी होना शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप तेजी से आपके ऊपर लगना शुरू हो गए हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बढ़त है। उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है और आप अभी उसी मंथन में लगे हैं कि साहब कहां पे कौन। तो ये तो जनता के बीच में गलत संदेश दे रहा है ना राजकुमार आयेंद्र जी, अभी तो कल तक तो इनकी सूची नहीं आई थी, कई तरह के गतिरोध थे। सुबह वहां से उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय दिल्ली आए। देखिए दिक्कत क्या है इनके यहाँ एनडीए में, क्या है कि एक तानाशाही रवैया है। आदेश दिल्ली से निर्गत होता है और वह आदेश बिहार तक पहुंचता है। अनुशासित हो मान लेते हैं कम से कम, ये तानाशाही प्रक्रिया है जी, कम से कम मान तो लिया जाता है। वहां यहाँ मानने की स्थिति आपको नहीं आ रही है जी। प्रक्रिया है। हम प्रदेश की राजधानी पटना में विचार विमर्श कर रहे हैं, वहां से निर्णय होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई तानाशाह प्रक्रिया का हिस्सा तो सर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पे, सर आ रहा हूं आनंद जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल रात में मार पिटाई करी और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि साहब सीटें बेची जा रही, इसकी वजह से ये सारा गफलत हो रही है। तो आपके बड़े सहयोगी हैं सर। ये देखिए गलत परसेप्शन है जो इन्होंने कहा हमारे पत्रकार महोदय ने। दरअसल ये ऐसी बात कर देते हैं जिससे यह एक पेचीदा बन जाए, एक षड्यंत्रकारी बन जाए। मैं एक बात कह रहा हूं आयेंद्र जी, आप यह तय मानिए कि एनडीए के अंतर्गत जो अंतर्द्वंद है, वह अंतर्द्वंद इतना भयानक होगा, इलेक्शन चुनाव के बीच में षड्यंत्र होगा, एक दूसरे के हराने की रणनीति होगी। मनीष पांडे जी, आप लोग चुनाव के बीच में आपस में अंतर्द्वंद में फंस जाएंगे। आप भले ही अभी लीड ले रहे हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहे हैं आप अंतर्द्वंद में फंसने वाले हैं। मनीष पांडे जी, चलिए वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी जिस अनुशासन की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो अनुशासन तो दिख रहा है ना, बड़ा बढ़िया दिख रहा है। लालू प्रसाद जी जो टिकट बांट देते हैं, उस टिकट को जो है तेजस्वी जी वहां से वापस आने के बाद, दिल्ली से लौटने के बाद वापस करा ले रहे हैं। तो ये अनुशासन है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कभी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ किया था, उतना ही नहीं है। आपने एक बात बताइए, सोरबरसा से राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन, राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन। देखिए फिर किसी की आवाज नहीं आ पाती। राजकुमार जी प्लीज राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन। हाँ मनीष जी अपनी बात पूरी कर, मैं आता हूँ राजकुमार जी। देखिए मैं ये कभी हमारा जो एनडीए गठबंधन है वह कभी नहीं कह सकता, नहीं कहता, और मैं भी आज पैनल पे कहता हूं कि हम 100% परफेक्ट है, हमारे में 100% परफेक्शन है, ये हम कभी नहीं कहते। राजनीति है, थोड़ी 19-20 तो होती है, लेकिन आप जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजन जी, वो अनुशासन तो एकदम स्क्रीन पर दिख रहा है और बिहार की जनता 2-3 ठीक है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी से, थोड़ा समय सीमित है। आनंद जी, सवाल ये कि आज योगी आदित्यनाथ ने 2 धुआंधार रैलियां की और सीधे तौर पे उनका जो बयान बुर्का बनाम विकास वो सुर्खियों में बना हुआ, इस प्रकार की राजनीति से उन्होंने एक तरह एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। आनंद जी, भाई योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और एनडीए का एजेंडा मतलब सेट कर दें, और आज चुनाव का टोन सेट कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार में जाके। और एक बात तो माननी पड़ेगी, डॉक्टर राजकुमार बहुत विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता के साथ अपने वक्तव्य को, अपने पार्टी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि कोई पेंच अभी फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति, सौदेबाजी कहना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन दबाव की राजनीति चल रही है। हर दल एक दूसरे से अधिक सीटें लेने का प्रयास कर रहा है।
मुझे लगता है कि उसी में बिहार की राजनीति फंसी हुई है। अभी इनका घोषणा पत्र आना बाकी है, अभी इनके स्टार प्रचारकों को लिस्ट आने और बिल्कुल कल शाम तक तो सर कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, कम से कम महागठबंधन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस मुद्दे पे बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बच नहीं पाएंगे भगोड़े, क्योंकि भारत की तमाम एजेंसियां किसी भी अपराधी को जो भगोड़ा है उसको छोड़ेंगी नहीं, कानून के दायरे में लाएंगी। क्या है पूरा बयान, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक and then take action. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते हैं मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और बात गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल यानी शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह के दौरान विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने आज इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सभी मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपने अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं। बात नक्सल मुक्त भारत अभियान की। देश 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नक्सली आत्मसमर्पण लगातार कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बुधवार को राज्य में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे। वहीं महाराष्ट्र में भी बुधवार को 61 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। मुख्यमंत्री ने लिखा कि गृह मंत्री ने लिखा कि पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर 258 युद्ध प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता त्याग दिया है।
अमित शाह ने भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए हिंसा का त्याग करके आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर हथियार डालने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो लोग बंदूक चलाना जारी रखेंगे उन्हें हमारे सुरक्षा बलों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर, जो कभी नक्सल के गढ़ माने जाते थे, अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1785 को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 477 नक्सली मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो कानून के शासन और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सीबीआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि फरार अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अपराधी भले ही कहीं छिप कर बैठा हो, लेकिन भारतीय कानून के शिकंजे से वो नहीं बच सकता। दिल्ली में सीबीआई द्वारा आयोजित फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर हुए सम्मेलन में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो कानून के शासन और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधी की चाल कितनी भी तेज हो, न्याय की पहुंच उससे भी ज्यादा गतिवान होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सीबीआई के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी सेवा काम में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए हम वैश्विक स्तर पर संचालन, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति को एक साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि फरार अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हर एक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। जनवरी 2025 में भारत पोर्टल की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक प्रत्यर्पण करने वाले भगोड़ों की संख्या में तेजी आई है। 2023 में 29 अपराधियों का प्रत्यर्पण किया गया, वहीं 2025 में सिर्फ 9 महीने के अंदर ये संख्या 35 हो चुकी है। हमने सीबीआई के सहयोग से हर राज्य ने एक यूनिट अपने यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, जो राज्य में अपराध कर भागे हुए भगोड़ों को वापिस लेने की एक तंत्र की संरचना करें। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हमने इसको गति भी देनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत पोल और 3 नए कानूनों में ट्रायल इन एब्सेंशिया का जो प्रावधान है, उसके माध्यम से कोई भी भगोड़ा कहीं भी हो, उसे अदालत के सामने उपस्थित कराने में हमारा कानून सक्षम होगा। भारत में भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूरी है, लेकिन भारत की सरहदों के बाहर बैठकर अपराध के काम में लिप्त हैं, उन पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति बेहद जरूरी है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि अमेरिका के दावों पर भारत ने क्या दिया साफ और स्पष्ट जवाब। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है
स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक किस बड़ी खबरों से हमने बुलेटिन में आपको रूबरू कराया। बात की जाए अभी तक की बड़ी खबरों की तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को विकास की सौगातें। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने विकास की सौगातें दी। तो बिहार में नामांकन का जोर है, लेकिन फिर भी महागठबंधन में अभी भी असमंजस लगातार बरकरार बना हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। बच नहीं पाएंगे भगोड़े, जो तमाम जो आर्थिक अपराधी हैं, भगोड़े हैं, देश के कानून के जद में लाया जाएगा, ये साफ तौर से आज गृह मंत्री ने कहा है। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को भारत ने सिरे से खारिज किया। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की फिर से बात को दोहराया है। इससे पहले भी भारत अपनी ऊर्जा नीति पर फैसला लेने की अपनी स्वतंत्र पॉलिसी का कई बार जिक्र कर चुका है। विदेश मंत्रालय की पत्रकार वार्ता में आज कई अन्य मुद्दों पर भी भारत के रुख को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया। तेल खरीद के मसले पर अमेरिका के भारत के दावे पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्र हित को सर्वोपरि बताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रूसी तेल की खरीद के संबंध में फोन पर बातचीत की जानकारी से इनकार किया है। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा स्रोतों के संबंध में एक बयान जारी किया और कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक है और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भारत की प्राथमिकता है। भारत की आयात नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही कहा कि देश की ऊर्जा नीति का उद्देश्य स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार विकसित करने और बाजार की स्थितियों के अनुरूप नीतियों को अपनाने पर जोर दे रहा है। भारत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले दशक में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि 3 बातें स्पष्ट हैं। पहला, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से नाराज है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों
को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी पर ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस बात पर जोर देना चाहेगा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, खासकर जब ऊर्जा व्यापार की बात हो। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जीएसटी बचत उत्सव से कैसे बढ़ रही हैं देश के आम नागरिकों की खुशियां। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और ब्रेक के बाद अब बात GST बचत उत्सव से जुड़ी खबर की। मोदी सरकार ने बीते महीने GST की दरें घटाने का जो फैसला लिया था, उसके बाद खरीदारी में हो रही बचत का फायदा देश के आम नागरिकों को मिल रहा है। रोजमर्रा की चीजों से लेकर दवाई, पढ़ाई और खेती किसानी की वस्तुओं पर लोगों को भारी बचत हो रही है, जिसको लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने निजी और स्वास्थ्य बीमा में GST को खत्म कर लोगों की बचत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा GST कर प्रणाली में किए गए सुधारों का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। देश भर में लोग खुश हैं। GST में कटौती का सीधा फायदा आम लोगों और व्यापारियों दोनों को मिल रहा है। जहां कीमतों में कमी से आम आदमी खुश है, तो वहीं व्यापार के बढ़ने से कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। दमन और दीव में व्यापारी विपिन शाह का मानना है कि कमोडिटी रेट के घटने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर फिशिंग सेक्टर में स्लैब कटौती इस क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद होगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में GST दर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसके कारण खरीदारी में वृद्धि हो रही है। तो वहीं कुछ दवाइयां GST फ्री कर दी गई हैं, जबकि अन्य दवाइयों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मरीजों को काफी फायदा हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी GST कम होने से दोपहिया समेत कई वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो रेट कमोडिटीज का रिड्यूस हुआ है, वो पहली बार ऐसा हुआ है। खास करके
जो मीडियम क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं उसको बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ। जिसको बोलते हैं डबल धमाका हुआ कि इधर जीएसटी भी कम हुआ और फेस्टिवल भी रहा, तो इससे कस्टमर की इंक्वायरी भी ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है, मार्केट इस समय बहुत अच्छी रही है। सरकार का ये कदम ठीक है। जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कि काफ़ी एक तरफ से छूट मिल रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बुकिंग भी अच्छी है हमारी, धनतेरस के लिए भी हमारे पास 30 से 35 अबव की बुकिंग है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए नए सुधार का इलाज के खर्च पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। नए जीएसटी दर के बाद दवाइयां और स्वास्थ्य उपकरणों की कीमतें घटी हैं। डॉक्टरों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। पहले जो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, जो अब 2 ही स्लैब गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो 12% थे उनको 5% पे लेके आ गए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आम जन जो स्वास्थ्य सेवाओं से जिनको ज़रूरतमंद है, उनके ऊपर जीएसटी का भार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इलाज के मामले में कहा जाए तो सबसे पहले तो प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वास्थ्य बीमा है, उसमें जीएसटी की दरें घटाने से स्वास्थ्य बीमा और लोग अच्छे से करवा पाएंगे, ताकि इस सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोग इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्षेत्रों पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म करने का फैसला किया है, जिसका लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरे क्षेत्रों के इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी में काफी कमी की गई है। इकोनॉमी स्ट्रांग हो तभी स्ट्रांग हो सकती है कि हमारा पैसा हमारे देश में रहे और हम साथ में बाहर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। दवाओं पे जो छूट मिलती है उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे गरीब भाइयों को है और उन लोगों को है जो दवा खरीदने में, महंगी दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं है। इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी लगता था, उसका 12% हो गया है। देश आज जश्न मना रहा है और ये दिवाली के टाइम पे सभी लोग और पूरा भारत मोदी जी का आभार मान रहा है। जीएसटी दरों में कमी आने से किसानों को सस्ते दामों पर कृषि उपकरण मिल रहे हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। तो वहीं जीएसटी के नए सुधार रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए नया बूम लेकर आया है। We can buy more agricultural equipments to increase our productivity. We like to thank the central government for implementing this program. कई चीज में भाव कम कर दिया, उसके हिसाब से ये हमारा रियल एस्टेट में काफी फायदा हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म्स बिल एक बम्पर योजना साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का इस निर्णय के लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इससे देश की आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी जगह रौनक ही रौनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है आज की बड़ी राष्ट्रीय खबरें। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आज शामिल हुए।
सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के क्रियान्वयन, वोकल फॉर लोकल, हर घर स्वदेशी अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। 2004 में भारत को अगर आर्थिक शक्ति की गिनती में तोला जाए, 2004 में था 10वें स्थान पे। 2014 में देश ने अंगड़ाई ली, नेतृत्व बदला, एक सशक्त नेतृत्व दिया, एक विजनरी नेतृत्व दिया, परिस्थितियां बदली और जिस देश ने हमको 200-250 वर्ष गुलाम रखा था उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे पहुंचे। लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। इस वर्ष हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। जयपुर के सिविल लाइंस में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के प्रगाढ़ होते संबंधों और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों की चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारे युवा सही दिशा में काम करेंगे तो आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी को उनके मोहाली स्थित कार्यालय से हिरासत में लिया गया। सीबीआई को डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े लेन देन और पद के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की। हरियाणा में एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार हो गया। हरियाणा पुलिस की एएसआई संदीप लाठर 14 अक्टूबर को रोहतक में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। परिवार ने पहले अंतिम संस्कार के लिए मना किया था, बाद में कार्रवाई के बाद सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अवमानना की कार्रवाई होगी। मामले को लेकर अटॉर्नी जनरल ने किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए ब्राजील के उपराष्ट्रपति गिराल्डो अल्कामीन ने 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। इस करार के तहत हिमाचल प्रदेश में पहली से छठी कक्षा तक के बच्चे सीबीएसई की पुस्तकें पढ़ेंगे। अगले वर्ष से प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में कोई फर्क नहीं होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक में भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दुनिया के प्रतिष्ठित मानव अधिकार संस्थानों में शामिल हो चुका है। राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ गोल्फर्स टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के वैसे बीएसएफ जवान और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट के जरिए बीएसएफ की राष्ट्रीय गोल्फ टीम का चयन होगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाला।